जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो जैसा कि आपको इल्म है कि हमने जब ये चैनल शुरू किया तो इसका बेसिक मकसद ये था कि हम ज़्यादातर जो तारीख़ी पहलू हैं दुनिया के और ख़ासकर हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के और जो इस्लामी तारीख़ है उसको हम कवर करेंगे। और इस चैनल का मकसद ये है कि हम जो रियल लाइफ़ की जो स्टोरीज़ हैं उनको कवर करें और जो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं और उनको भी तारीख हर एक ने अपने-अपने अंदाज़ में बयान की हुई होती है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम जो भी उसमें से अच्छी चीज़ निकाल सकते हैं, उसके कुछ नेगेटिव पहलू भी होते हैं, कुछ पॉज़िटिव पहलू भी होते हैं, तो उनको सामने लाएँ। तो जैसा कि आपको इल्म है कि हमने इससे पहले महमूद गज़नवी से लेकर तारीख़ हिंदुस्तान में पंजाब की तारीख़ बयान की और फिर उसके बाद जो है हमने सारे जो दौर थे महमूद गज़नवी के, गौरियों के, तुगलक्स के, सूरीज़ के वो सारे किस ख़ानदान गुलामा के वो कवर किए और फिर मुग़लिया दौर में हम आ गए थे और हमने औरंगज़ेब तक जो है ना वो कवर किए थे। तो उसमें पहले प्रोग्राम तो मैं ही करता था, मगर अब बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि हमारे साथ आज एक दोस्त जो बड़ी नज़र रखते हैं तारीख़ के ऊपर और पॉलिटिकल साइंस के प्रोफ़ेसर हैं अब्दुल शकूर साहब। तो वो कोटली आज़ाद कश्मीर से हमें जॉइन कर रहे हैं। तो मैं वेलकम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्रोफ़ेसर साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम साहब, सब खैर-ओ-फ़ियत। आप सुनाएँ, क्या हाल है आपका? बस ठीक-ठाक बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने वक़्त निकाला। हमारे टाइम का भी बहुत बड़ा फ़र्क है। तो सबसे पहले मैं ये गुज़ारिश करूँगा कि अगर आप तारुफ़ करा दें अपना हमारे नाज़रीन के लिए, तो फिर हम अपने असल मौज़ू की तरफ आते हैं। सर, प्रोफ़ेसर अब्दुल शकूर कमर तो आपाई तल्लक कोई कोटली आज़ाद कश्मीर से है। तो यहाँ कोटली में मैं एक मकामी गवर्नमेंट कॉलेज में सियासत पढ़ाता हूँ। तो साथ ही साथ तारीख़, सियासत और हालात हाज़िरा मेरी दिलचस्पी का मौजू रहते हैं। जी। और ये ज़ाहिर है कि मेरा और आपका आबाई तल्लक जो है वो एक ही इलाके, एक ही गाँव से है जी। और कोई जी, जी। जी, तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला। तो प्रोफ़ेसर साहब हमारा असल में मकसद ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को जो मुख़्तलिफ़ पॉइंट ऑफ व्यू से बात जो है ना वो पता चले और वो एक ही चेहरा देख-देख कर तंग भी आ चुके होते हैं। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आप जैसी शख़्सियत से फ़ायदा उठाया जाए। तो हमने असल में जो हमारा अगला टॉपिक जो जिसके लिए मैंने आपको दावत दी है वो होगा कि बरतानवी हुक्मरान जो हिंदुस्तान पे जो बरतानिया का दौर है, शुरू होता है जो 200 साल का, उसको हम कवर करेंगे। मगर चूँकि हमने कुछ मुगलिया दौर को कवर कर लिया हुआ है तो मैंने औरंगज़ेब तक कवर किया था। तो जी। औरंगज़ेब के बाद तो चल-चलाव ही था मुगलिया सल्तनत का। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप एक थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दें, जो क्योंकि सबसे ज़्यादा लंबा अरसा हिंदुस्तान पे जिन्होंने हुकूमत की वो मुगलिया दौर ही था और वो मुग़ल्स ही थे जिन्होंने हुकूमत की थी। तो आप इसके ऊपर थोड़ी-सी रोशनी डालें डालें कि आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि ये जो मुगलिया दौर था, इसका मेरे हिसाब में बाबर से लेकर जो है ना वो औरंगज़ेब तक तो इसका अरूज का दौर था और उसके बाद ज़वाल का। तो आप आज थोड़ा-सा इस अरूज को कवर करें, बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक। जी, गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने यूट्यूब चैनल पे बरसगीर की तारीख़ पे बात रखने के लिए मुझे मदऊ किया। तो मुतलका मौज़ू की तरफ आने से बेशतर मैं आपके चैनल के नाज़रीन को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि चूँकि आपका और मेरा आबाई तल्लक एक इलाके से है, जी, तो हम अपनी नौउम्री में आपको अपने इलाके के अंदर एक बहुत ही शानदार सियासी और समाजी किरदार अदा करते हुए देखा। वो चाहे तलबा के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलाके की तारीख़ में पहली मर्तबा स्टूडेंट्स यूनियन का क़याम हो, जी, इलाके अंग्रेज़ी ज़रिए तालीम के रोशनास कराने के लिए तालीमी अदारे का क़याम हो, मकामी सतह पर लोगों की समाजी बहबूद के बहुत सारे काम हों,
या जो मकामी और कौमी सियासत थी उसके अंदर किरदार हो। तो हमने अपने उस 9 उम्री के ऐद में आपको बहुत आगे आगे पाया। और सच्ची बात यह है कि मेरी उम्र के बहुत सारे लोगों के लिए आप एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। तो मेरी जाती राय ये है कि ऐसे बाशऊर और तालीम याफ्ता लोगों का एक बेहतर जिंदगी के लिए दियार गैर में मुकीम हो जाना बुनियादी तौर पर अहले वतन की एक बदकिस्मती से उसको ताबीर किया जा सकता है। लेकिन इन माजी की तमाम काविशों के साथ साथ आपकी अबलाग के इस तेज तरीन ऐद में अबलाग के इस मौसर जरिए को इस्तेमाल में लाते हुए अपने यूट्यूब चैनल पर हालात आजरा, सियासी और समाजी इशूज, आलमी उफक पर रहनुमा होने वाले आम तरीन वाकयात और तारीखी मौजूआत को आताए बहस में लाते हुए इस खित्ते के नौजवानों की सियासी और समाजी शौर की आबियारी में आज भी आप बहुत फैसला कुन और कमा हकाऊ किरदार अदा कर रहे हैं, जिसके लिए आप बिला किसी मुबालगा के खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। जी तो बहुत जब शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमने आपके जी वालिद साहब के साथ भी काम किया, वो भी हमारे उस्ताद थे और बड़ी रहनुमाई करते थे हमारी। तो आप में जी भी खुदा ताला ने वो सलाहियतें दी हैं जो आपके वालिद साहब में थी। तो बहुत जी शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। तो सर, जहाँ तक बरसगीर की तारीख का तल्लक है, बुनियादी तौर पर जदीद ऐद के जो यूरोपी मोरखीन है वो इसको तीन बरसगीर की हिंदुस्तान की तारीख को तीन अदवार में तकसीम करते हैं। कदीम ऐद का हिंदुस्तान, मुस्लिम ऐद का हिंदुस्तान जी और मॉडर्न इंडिया जिसे हम बरतानवी हिंदुस्तान भी कहते हैं। जी तो मेरी ज़ाती राय ये है कि 47 की पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान की या बरसगीर की तारीख का एक नया फेज भी शुरू हो जाता है। और जी मुस्तकिल यकीनन तारीख के इस फेज को बरसगीर की तारीख के चौथे दौर से ही ताबीर करेगा। जहां तक बरसगीर में मुगलिया सल्तनत और मुगलिया ऐद हुक्मरानी का ताल्लुक है, तो ये बुनियादी तौर पर मुस्लिम ऐद हुक्मरानी का ही एक तसलसल था, बल्कि जी मुस्लिम हुक्मरानी के सिलसिले की आखिरी कड़ी बरसगीर के अंदर मुगलिया अंपायर थी। जी और अगर हम थोड़ा सा तारीख के बैकग्राउंड को देखें तो इस्लाम की अशात से बहुत बेशतर अरबों के और हिंदुस्तान के दरमियान तजारती और सकाफती तल्लुकात मौजूद थे। जी मेरी के और उससे फनीकियों के और इसी तरह जो गंगा और जमुना की और वादी सिंध की कदीम तहजीब थी, इनकी अपनी हम असर दजला और फरात की तहजीबों और नील की तहजीबों से रिश्ता था और इन तहजीबों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। लेकिन जी सियासी नुक्ता नजर से बरसगीर के अंदर बिलाशुबा जो मुस्लिम ऐद है उसका आगाज मोहम्मद बिन कासम की 712 में मुल्तान और 714 में 712 में सारी सिंध और 714 में मुल्तान की फतवात से शुरू होता है। जी और करीब 300 वर्ष तक मुसलमानों ने इन खितों के अंदर हुकूमत की। तब कहीं 1206 में एक तुर्क जरनैल कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया और वहां से फिर 1206 से लेकर 1857 तक जब बहादुर शाह जफर को रंगून में जलावतन कर दिया जाता है, तो जी 6 खानदानों ने बरसगीर पर हुक्मरानी की। इनमें ज़ाहिर खानदान गुलामा था जिन्होंने 1206 से 1290 तक हुक्मरानी की, और जी 1290 से लेकर 1320 तक खिलजियों ने, 1320 से 1414 तक तुगलकों ने, 1414 से 1451 तक सैयद खानदान, और फिर 1451 से 1526 तक मुगलों के पेशरू लोधी खानदान ने हुकूमत की। जी तो मुगल सियासत हुक्मरान खानदानों की कड़ी का एक आखिरी सिलसिला था। जी तो मुगल जो डायनेस्टी है वो 1526 ईस्वी में जहीरुद्दीन बाबर ने, जो कि मौजूदा उज़्बेकिस्तान की वादी फराना का एक तैमूरी शहजादा था, उसने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को शिकस्त देते हुए बरसगीर के तख्त पर कब्जा किया। जी
यहाँ से बड़े सगीर में मुगल ऐद का आगाज होता है। जी तो साहब अगर हम मुगलों के ऐद को जैसे आपने फरमाया एनालिसिस करते हैं तो इस ऐद को भी दो अदवार में तकसीम किया जाता है। एक जी ऐद ग्रेट मुगल इंपीरियर या अजीम मुगल बादशाहों का ऐद है जो जी यकीनन तो पर उनका अरूज का ऐद है। और एक फिर औरंगजेब आलमगीर की वफात 1707 के बाद से लेकर 1857 तक का ऐद है जो जी कि मुगलों के ऐद जवाल से जिसको मौसूम किया जाता है। जी क्योंकि आज आपने मुझे पाबंद किया है कि हमने मुगलों के जो सुनहरी ऐद है उनके अरूज का ऐद है उसको जेर बहस लाना है। तो इस ऐद में जो ग्रेट मुगल इंपीरियर्स थे वो 6 थे। मतलब जहीरुद्दीन बाबर और फिर उसके बाद हुमायूं के बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और फिर उसके बाद जहांगीर शाहजहां और फिर शाहजहां के बाद औरंगजेब जी आलमगीर। इन हुक्मरानों का जो ऐद है वो 1526 से लेकर 1707 तक जारी रहता है। जी हम इन हुक्मरानों में से पहले दो हुक्मरानों के ऐद को देखते हैं तो जहीरुद्दीन बाबर ने 1526 से लेकर 1530 तक हुक्मरानी की। जी 1530 में उसकी वफात के बाद उसका बेटा हुमायूं तख्त नशीन होता है और 1540 में उसे एक बहुत ही औलुल अज़म जर्नैल शेर शाह सूरी जो है वो शिकस्त देता है और यहाँ पर मुगलिया जो डायनेस्टी है उस का सिलसिला टूट जाता है। एक और ब्रेक आ जाती है उसमें। जी जी जी। तो अगर यहाँ हम शेर शाह सूरी का जिक्र ना करें तो मेरे ख्याल में बड़े सगीर की तारीख शेर शाह सूरी के जिक्र के बगैर नामुकम्मल होगी। बिल्कुल। शेर शाह सूरी मैं समझता हूँ कि बड़े सगीर की तारीख का एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का बहुत ही जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटिव सलाहियतों का अमल हुक्मरान था जिसने म्यांमार था मेरे ख्याल में वो जो है हिंदुस्तान का। जी 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 जी। मतलब उसने अगर हम शेर शाह सूरी के ऐद को देखते हैं तो उसने फकत 5 साल के अपनी हुकूमत में पूरे बरे सगीर की जमीनों की जो है वो मेजरमेंट पैमाइश करवाई और उन जमीनों के दर्जे मुकर्रर किए और उन दर्जों के हिसाब से उनके ऊपर टैक्सेशन की गई। बरे सगीर के अंदर बहुत सारी सड़कें तामीर की गई और पेशावर से लेकर कलकत्ता तक वो सड़क तामीर की जिसे आज भी हम जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से याद करते हैं। मुल्क जी भर के अंदर बहुत सारी सराय तामीर की। तो यह सूरी डायनेस्टी जो है 1555 में फिर खत्म हो जाती है जब हुमायूं ईरान से पलट के दोबारा दिल्ली के तख्त पर हमलावर होता है जी और सूरियों को देके एक दफा फिर बड़े सगीर पर जो मुगलिया हाकमियत होती है उसको कायम कर देता है। जी लेकिन यूं का जल्द ही इंतकाल हो जाता है और उसके बाद उसका बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिसे तारीख मुगल आजम के नाम से जानती है महज 13 वर्ष की उम्र में वो उसकी ताजपोशी हो जाती है। जी तो मेरी अपनी जाती राय में और जो तारीख भी हमें बताती है वो यही है कि हिंदुस्तान के अंदर मुगलिया सल्तनत को मुस्तकम करने और उसकी हदूद को वुसअत देने और चंद इस्तिस्नाई के अलावा पूरे हिंदुस्तान को दिल्ली के तख्त के जेर नगीन करने का क्रेडिट जो है वो जलालुद्दीन अकबर को जाता है जिसने 50 वर्ष तक बरसगीर पर हुक्मरानी की। जी तो इस अगर सारे ऐप को हम एनालिसिस करते हैं तो जलालुद्दीन अकबर की गालबन 1605 में वफात होती है और उसके बाद उसका बेटा शहजादा सलीम जहांगीर के नाम से तख्त नशीन होता है। और फिर 1627 से 1658 तक शाहजहां और फिर 1658 में बाप को जेल में डालने और 3 भाइयों को तहत करने के बाद हमारा औरंगजेब आलमगीर साहब बड़े सगीर के तख्त पर विराजमान होते हैं। तो ये जो 6 अजीम हुक्मरान हैं ये बड़े सगीर की मुगलिया सल्तनत का ऐद जरीन या अरूज का ऐद। जी अगर इस ऐद के बड़े सगीर को हम देखते हैं तो एक तरफ तो इसकी सल्तनत मशरक में चिटागांग से लेकर काबल तक, मगरब में बलोचिस्तान तक
शुमाल में कश्मीर और हिमालयाई पहाड़ों तक और जी जनूब में कावेरी के तास तक चली जाती है। जी और उस वक्त का जो बरे सगीर है वो मतलब इतना वसी है कि उसका जो हदूद रकबा है, उसका जो रकबा है वो 52 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। जी और इस सारे ऐप के अंदर जो बरे सगीर के अंदर सनत व अरफत है, तजारत है, उसकी जो तरक्की होती है, उसके नतीजे में जो दुनिया भर की वेल्थ होती है उसका 26% वर्ल्ड जीडीपी का अकेले इंडिया के पास होता है। और ठीक। बरे सगीर के अंदर जो है वो एक बड़ा अमन व अमान कायम कर दिया जाता है। मुगलों की अगर हम मजहबी पॉलिसी को देखते हैं तो वो बड़ी सेकुलर पॉलिसी होती है। मुगल हुक्मरान बरे सगीर के तमाम जो मसलक मज़हब के लोग थे उनके साथ बड़ी रवादारी के तल्लुकात थे। जहां भी उन्होंने जंगें की या उनकी लड़ाइयाँ हुई, फतवात हुई, वो मजहबी बुनियादों पर नहीं बल्कि उस ऐद की जो एक सल्तनतों को अपनी एम्पायर में शामिल होने के लिए बादशाहों का था, उस नुक्ता नजर से थी, ना कि वो मजहबी लड़ाइयाँ थी। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि अकबर के दौर में भी आप देखें कि जो बड़े बड़े उसके जर्नैल थे वो सारे राजपूत थे जो है, और वो मुसलमान नहीं थे। और इवन के सबसे ज्यादा तनकीद औरंगजेब पे की जाती है, मगर औरंगजेब के भी बड़े बड़े जर्नैल जो थे वो भी हिंदू थे और राजपूत थे, और उसमें सिख भी थे। तो इस तरह वाकई बात आपकी सही है कि वो मजहबी बात नहीं थी, वो एज ए हुक्मरान उन्होंने सबको जो है वो साथ लेकर चलते थे। जी 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 सर, मतलब अगर इसको हम इस नुक्ता नजर से भी देखें ना, मसलन अकबर के बारे में मौरखीन की राय है कि अकबर बहुत मुतजाद कैफियत की अमल शख्सियत थी। जी एक तरफ तो उसके अंदर का जो इज़्तिराब और बेचैनी थी, उसके नतीजे में वो एक हक और सदाकत की जस्तजू में रहता था। जी और वो मतलब मुख्तलिफ खानकाहों में मुख्तलिफ उलमा से मनाजरे करते हुए, दूसरे मज़हब के उलमा से मनाजरे करते हुए हमें अकबर दिखाई देता है। और बरसगीर की जो मकामी आबादी थी उसके साथ बहुत दोस्ताना तल्लुकात को फ़रोग देते हुए अकबर नजर आता है। और साथ ही साथ वो अपने नुक्ता नजर से एक मांगे पैदा करने के लिए मुख्तलिफ मज़ाहब की खसूसियात का अमल एक दीन इलाही भी ईजाद करता है। जी अगरचे वो इलाही मतलब उसकी मौत के साथ ही कब्र में उतर जाता है, लेकिन अकबर की अपनी सोच के एतबार से एक रूलर या हुक्मरान होने के नाते से हिंदुस्तान के अंदर उसके नुक्ता नजर से एक इताद और यकजहती पैदा करने के लिए उसकी एक ये कावज थी। तो दूसरी तरफ जरा उसकी रगों में एक तैमूरी लहू बह रहा था, जिसके नतीजे में उसकी तलवार भी बराबर चल रही थी। और जी फतवा करते हुए शुमाली हिंदुस्तान, वस्ती हिंदुस्तान और जनूबी हिंदुस्तान तक वो अपने एम्पायर को वसी करते गया। और जब वो मरता है तो उसके खजाने में उस वक्त 50 करोड़ रुपया और हीरे जवाहरात और सोना चांदी जेरों के हिसाब से था। तो जी इतनी तो इस मुगल एम्पायर को कायम करना, उसको मुस्तकम रखना और उस सारे इस्लाम में मतलब मजहबी रवादारी का मुजाहरा करना, यकीनन तारीख मुगलों को इसका क्रेडिट देगी। जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, बड़ा अच्छा आपने मुख्तसर वक्त में तज्जिया किया। तो हम प्रोग्राम को चूंकि ज़्यादा लंबा नहीं करते नाजरीन, ये पहली किस्त है और हम ये चाहते थे कि प्रोफेसर साहब ज़रा एक ओवरव्यू दे दें। अगर आपने डिटेल्स देखनी है तो आप ज़फ़रनामा के जो तारीख़ हिंदुस्तान की जो वीडियोज़ हैं उनको स्क्रॉल करके, तो ये सारी एक बहुत मेरे ख्याल में कोई 20-25 के करीब जो है ना वो हमारी किस्तें इसमें हैं, जो सारे जो है ना वो महमूद गजनवी से लेकर औरंगजेब तक आपको काफ़ी डिटेल्स मिल जाएंगी, जो बड़ी डिटेल से हमने उसके ऊपर जो है ना वो बहस की हुई है। तो प्रोफेसर साहब ने आज उसका ओवरव्यू बयान किया। असल में हम ये चाहते हैं कि इसकी अगली किस्त जब हम करेंगे प्रोफेसर साहब के साथ, तो फिर हम मुगलिया दौर के सवाल यो जो 1857 तक का कवर करके, तो फिर हमने तो अपना एक सिलसिलावार टॉपिक शुरू करना है। वो है फिर कि जो यूरोपियन अक़वाम जब हिंदुस्तान में आई
और फिर बरतानवी हिंदुस्तान की तारीख, और फिर इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे इंशाअल्लाह। और फिर जो पार्टीशन है और वो जो तारीखें चली मुख्तलिफ अदवार में, इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर तबसरा इसके ऊपर करेंगे और आपको एक अच्छी जो है ना वो मिलेगी बहस यहाँ, और एक अच्छे एंगल से हम हर चीज़ को बयान करेंगे। तो बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने टाइम निकाला। तो इंशाअल्लाह हम अगली किस्त में फिर दोबारा आपको ज़हमत देंगे, तो फिर हम जो मुगलिया दौर का सवाल है औरंगज़ेब के बाद का, उसके ऊपर बहस करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका जी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर।